नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया जो था कस्टमर को कैसे इम्प्रेस करें इसके बारे में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक ऐसी चीज़ आपके सामने लेकर के आया हूं जो फिर से कस्टमर से रिलेटेड है, लेकिन ये कस्टमर को इम्प्रेस करने के बारे में नहीं है, बल्कि कस्टमर के अंदर उमड़ती घुमड़ती इच्छाओं के बारे में है। वैसे जब भी हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो जाने से पहले ये सोचते हैं कि पता नहीं कस्टमर क्या डिमांड करेगा, पता नहीं कस्टमर की क्या इच्छा होगी। तो मुख्यतः कस्टमर की 3 इच्छाएं होती हैं, और जो भी दूसरी इच्छाएं होती हैं जिनको हम कह सकते हैं सब्सिडियरी इच्छाएं, सहायक इच्छाएं, वो इन्हीं 3 मूल इच्छाओं से निर्मित होती हैं। और अगर इन तीनों इच्छाओं की बात करें तो ये तीनों इच्छाएं अंग्रेजी के जो अक्षर हैं S, L और R से शुरू होती हैं। S होता है सेफ्टी, यानी कस्टमर ये चाहता है कि उसने जो भी निवेश किया, उसने जो भी पैसा लगाया, वो पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित रहे। और L से होती है लिक्विडिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं तरलता, यानी कस्टमर ये चाहता है कि जब चाहे, जब भी चाहे, अपनी सुविधा के अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसे निकाल ले। और तीसरी चीज होती है R से, उसे कहते हैं रिटर्न, यानी लाभ, यानी बेनिफिट, या कह सकते हैं इंटरेस्ट, या कह सकते हैं बोनस, वो भी प्रचुर मात्रा में मिले। और मुख्यतः कस्टमर के अंदर ये 3 इच्छाएं परमानेंटली निवास करती हैं, स्थायी इच्छाएं हैं। लेकिन दोस्तों, ये तीनों चीज़ें एक ही इन्वेस्टमेंट में बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। लेकिन भाई कस्टमर तो कस्टमर है, गागर में सागर भरना चाहता है। अगर उसकी इच्छा है तो भाई उसकी इच्छा को एड्रेस तो हमको करना ही पड़ेगा। वास्तविकता के धरातल पर अगर देखें तो ये तीनों इच्छाएं प्रचुर मात्रा में कस्टमर की इच्छा के अनुरूप किसी भी एक इन्वेस्टमेंट में उपलब्ध नहीं हो सकती है। लेकिन अब देखें कि हमारा रोल क्या है, एक सेल्स पर्सन का क्या रोल है। हमारे सेल्स पर्सन का रोल है बेसिकली इन तीनों इच्छाओं के बारे में, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, इसके नेगेटिव पॉइंट्स, नॉट ओनली दैट, इन तीनों इच्छाओं का संगम कैसे हो अच्छी तरह किसी एक निवेश में, उसके बारे में अपने कस्टमर को बताना। अगर सेफ्टी की बात करें तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि अपने पास एक आंकड़ा जरूर रखें, और वो आंकड़ा होना चाहिए जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का कस्टमर के साथ जो भी डीलिंग्स हुई उसका रिकॉर्ड कैसा है। जैसे पहला उदाहरण मैं दूंगा, वो कंपनी अपने कस्टमर को पेमेंट करती होगी तो उसके पेमेंट का रिकॉर्ड कैसा है, पेमेंट का परसेंटेज कैसा है। दूसरा, उस कंपनी के पास कितने कस्टमर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज, उस कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, या कहें परिसंपत्तियां उस कंपनी की क्या है। और मेरा तो सुझाव है कि कम से कम 5-6 साल का डेटा अपने पास जरूर रखें कंपनी के संबंध में। और दूसरी चीज, सेफ्टी के बारे में आपकी खुद की विश्वसनीयता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिबिलिटी। और आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी छवि बहुत काम करेगी जब भी कस्टमर को उसके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के बारे में सोचना होगा या देखना होगा। दूसरी इच्छा है लिक्विडिटी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं तरलता। अब देखिए, लिक्विडिटी तो सबको पसंद है, जब चाहा तब पैसा निकाल लिया, लेकिन बार बार अगर लिक्विडिटी होगी ना तो उस फंड पर बहुत जोर पड़ेगा। और लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिक्विडिटी एक अनप्लान्ड लिक्विडिटी है। दूसरा सुझाव आप कस्टमर को ये दे सकते हैं कि लिक्विडिटी अगर हम प्लान कर लें, एक सुनियोजित लिक्विडिटी हो, पहले से प्लान की हुई लिक्विडिटी हो, ताकि जिस समय हमको एक्चुअली पैसे की जरूरत हो उस समय हमको पैसा मिले। और ये जो सुनियोजित लिक्विडिटी होती है, जिसको प्लान लिक्विडिटी कहते हैं, ये निवेश के शुरू में ही किया जा सकता है। और ये सुझाव जब आप कस्टमर को देंगे तो कस्टमर आकर्षित होगा और कस्टमर प्रभावित भी होगा। तीसरा सुझाव, चलिए मान लिया कि कस्टमर की बात आप मान लेते हैं कि चलो भाई आपको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर लिक्विडिटी चाहिए, तो उसका प्रावधान कर देते हैं। लेकिन आपका कर्तव्य है एक अच्छे सेल्स पर्सन होने के नाते कि कस्टमर को समझाइए कि अगर फ्रीक्वेंट लिक्विडिटी होगी तो वो आपके फंड को कमज़ोर कर देगी। कमज़ोर कर देने का मतलब अंग्रेजी का जो शब्द होता है एरोजन, वो आपके फंड को एरोड करेगी। तो आपके पास रिटर्न पाने के लिए, बेनिफिट पाने के लिए, इंटरेस्ट पाने के लिए जो फंड होगा वो घटता चला जाएगा, क्योंकि रिटर्न्स इस पर भी डिपेंड करते हैं कि आप अपने फंड को कितने दिनों तक निवेशित रखते हैं। और तीसरी जो परमानेंट इच्छा है कस्टमर की, उसे कहते हैं रिटर्न्स, यानी लाभ, यानी बेनिफिट्स, यानी इंटरेस्ट या बोनस। और यही वो इशू है जहां हमारे बहुत से सेल्स पर्सन कस्टमर का डट कर सामना नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये नैसर्गिक है, नेचुरल है कि कस्टमर को खूब रिटर्न चाहिए, अच्छा रिटर्न चाहिए। लेकिन ये भी सत्य है कि ये तीनों चीज़ें, चाहे सेफ्टी की बात करें, चाहे लिक्विडिटी की बात करें, चाहे रिटर्न्स की बात करें, प्रचुर मात्रा में
कस्टमर की इच्छा के अनुरूप किसी भी एक निवेश में उपलब्ध नहीं हो सकती है। तो बहुत आवश्यक है कि रिटर्न्स के इशू पर हम कस्टमर के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ बात करें। रिटर्न्स के बारे में जब आप अपने कस्टमर से बात करें तो अपने कस्टमर को ये जरूर बताएं कि कहीं ज़्यादा रिटर्न्स प्राप्त करने की लालसा में कहीं उसके इन्वेस्टमेंट के मूल उद्देश्य की अनदेखी तो नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब कस्टमर करता है तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में अगर कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस उद्देश्य है, या स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं तो भाई बहुत ज़बरदस्त रिटर्न का उद्देश्य है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो कस्टमर को हमेशा सचेत करते रहें कि आपके इन्वेस्टमेंट का मूल उद्देश्य क्या है। और जब भी मूल उद्देश्य की बात करें तो कस्टमर को ये जरूर बताएं कि अपने रिटर्न्स को अपने इन्वेस्टमेंट के मूल उद्देश्य से जोड़ करके ही देखें। और जहां तक रिटर्न्स की बात है, चलिए जनरल रिटर्न्स की अगर बात करें तो रिटर्न्स किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। इन फैक्टर्स में पहला फैक्टर है कि कितनी अवधि यानी कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ऐसे भी देखिए, थंब रूल है कि अगर ज़्यादा अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न जाहिर है आपको ज़्यादा मिलेगा। दूसरा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में या कौन सी स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लाइफ इंश्योरेंस का। अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का जो मूल उद्देश्य है वो कुछ अलग हटके है, वो प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंतर्गत अगर हम रिटर्न देखेंगे तो हम ये भी बताएं कस्टमर को कि आपके इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा टुवर्ड्स रिस्क प्रीमियम जाता है जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए होता है, और बाकी जो होता है उसका हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर वो सेविंग्स ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम हो तो। और एक फैक्टर और है, और वो है कि कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया गया है। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो कई तरह की इंडस्ट्रीज हैं। जैसे देखें, लाइफ इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री है, सारी कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस की वो सारी उस इंडस्ट्री का पार्ट है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो जितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पार्ट है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो जितने शेयर्स हैं वगैरह 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 वो सारे मिलकर के स्टॉक मार्केट को फॉर्म करते हैं, वो भी एक इंडस्ट्री है। और ऐसे में जो रिटर्न्स होते हैं वो इंडस्ट्री के एवरेज रिटर्न्स पर भी डिपेंड करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप किसी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें, कहीं अगर लाइफ इंश्योरेंस में आपने इन्वेस्ट किया है तो आप देखेंगे कि जो रिटर्न्स होते हैं ना, या जो बोनस होते हैं, या जो लॉयल्टी एडिशन वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो मोटा मोटी पूरी इंडस्ट्री में थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ मौजूद रहती हैं। दूसरा एग्जांपल अगर म्यूचुअल फंड में देखें, हाँ ये होता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं, कुछ कंपनी उतना अच्छा नहीं करती हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे, मान लीजिए कहीं आईटी सेक्टर में लगाया गया म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम के तहत, तो आईटी सेक्टर का जो भी रिटर्न होता है वो मोटा मोटी आसपास ही होता है हर तरह की कंपनीज का। ये भी बताना बहुत जरूरी है कस्टमर को रिटर्न्स के बारे में कि रिटर्न्स जिस देश में इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उस देश की मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक पॉलिसी पर भी डिपेंड करता है। अपने देश में भी आप देखिए, जब अगर बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स की या दूसरे की बात करें, रिटर्न्स की बात करें, तो बहुत हद तक वो प्रभावित होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस संदर्भ में दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपसे ये कहते हैं कि फलाने आए थे, वो एक एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने तो ये सलाह दिया था कि यहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। वो ये भी कह सकते हैं कि हमने टीवी पर देखा था, अखबारों में पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, रिटर्न्स बहुत अच्छा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में माय डियर फ्रेंड, अपने कस्टमर को आप अवश्य बताइए कि किसी तथाकथित इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सूट करे ही ये कोई जरूरी नहीं है। और हाँ, ये जरूर बताइएगा अपने कस्टमर को कि ज़्यादा रिटर्न्स की चाह में आपको ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। आज का कस्टमर बहुत जागरूक हो गया है और उसकी जो अवेयरनेस की लेवल है वो बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए मैंने जो भी सुझाव आपको दिए, अगर उन सुझावों को, वो सुझाव जो कि सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स के संबंध में हैं, उन सुझावों को अगर आप कस्टमर के सामने प्रस्तुत करेंगे तो ध्यान से सुनेगा, क्योंकि कस्टमर के साथ आपका पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। और फिर से मैं कहूँगा, कस्टमर आज का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है, उसके पास बहुत सी जानकारियाँ हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप बताएंगे तो कस्टमर समझेगा। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा सेल वो होता है जिसमें सेल्स पर्सन की अपेक्षा और कस्टमर की इच्छा का प्रॉपर संगम हो, और तभी सेल्स पर्सन अपने मकसद में सफल होता है। बस अपनी डीलिंग्स में ईमानदार और पारदर्शी बने रहिए, आप जरूर सफल बनेंगे। और ये जो सुझाव मैंने दिए, हो सकता है
कुछ मौकों पर कस्टमर को अच्छा नहीं लगे, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। आप तो अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं, आप तो कस्टमर के प्रति पारदर्शी हैं, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपकी छवि को और बढ़ाती है। और ऐसे भी जब भी किसी प्रोसेस, सेल के प्रोसेस में जाते हैं, किसी कस्टमर के पास जाते हैं, तो तैयार तो होके ही जाते हैं भाई, कि या तो हाँ होगी या ना होगी, या फिर कस्टमर बाद में बुलाएगा। कई बार ना भी होती है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम ईमानदारी से करते जाएं। वो कहते हैं ना कि अगर हार की कोई संभावना न हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।